हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर आजम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज यूनिट फर्स्ट का ये थर्ड चैप्टर क्लास 12th का लास्ट डे है। आज हम इसके क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं और इस चैप्टर को फाइनली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन और लैक्टेशन दो टॉपिक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को अगर हम देखें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का, लेकिन एनसीईआरटी को हमें डिकोड करना है। उसकी हर एक लाइन, हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है, उसको डिटेल में पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो हमारा कंपटीशन नहीं निकलेगा। सो लेट्स डिकोड इट। वी स्टार्ट विद पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को और जनरल नामों से भी हम जानते हैं। कई बार इसको हम चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं, या जो बहुत कॉमन है, जो आपने कई बार सुना होगा, कई सिचुएशंस में सुना होगा, उसको बोलते हैं डिलीवरी। किसी चीज़ को उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना। तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, उससे जो जाइगोट बना था, उसका फेट, फाइनल फेट क्या था कि उसको डिलीवर होना था इन द नेचर, आउटसाइड द मदर्स वोम। ठीक है, ही हैज़ टू कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। तो डिलीवरी उसकी होनी थी। फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी होती है ना, तो उसका फेट क्या था? जो चीज़ आपने ऑर्डर कर दी उसका फेट है कि आप तक पहुंच जाना। इसीलिए डिलीवरी एक बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड ना होकर, बहुत साइंटिफिक वर्ड ना होकर, एक जनरल नोशन है। हमें यूज़ करना चाहिए वर्ड पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन को अगर हम बताएं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, डिलीवरी इज अ पार्ट ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, कैसे ये प्रोसेस होता है, इसके लिए खुद जो डेवलप हो रहा हमारा फीटस था वो सिग्नल भेजेगा कि भाई अब मैं सफोकेट हो रहा हूँ, मैं पूरी तरह से ग्रो कर चुका हूँ, अब मुझे जो नरिशमेंट चाहिए, फर्दर नरिशमेंट चाहिए, वो मदर के वूम में मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मदर के वूम की भी इलास्टिसिटी की एक सीमा है ना, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ही हैज़ टू कम आउट ऑफ द बॉडी। तब ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है? इफ़ यू रिमेंबर, ये होता है मदर का यूट्रस, और यहाँ पे जो बेबी था वो इम्प्लांटेड है। मान लो हम प्लेसेंटा को ऐसे दिखा दें। ठीक है, ये बेबी है जो इम्प्लांटेड है, जो नरिशमेंट ले रहा है। बहुत ही वाहियात बना है, पर आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सुंदर सा डायग्राम बना है। सिट विद एनसीईआरटी, यू विल गेट दिस। सो जब ये पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर फीटस बन जाता है, तो हम अगर इसको बताना चाहें, पहले थोड़ी सी बातें और समझ लें। ये एक हार्मोनल चेंज लाएगा अपनी बॉडी के अंदर इन कोऑर्डिनेशन विद प्लेसेंटा, यानी फुल्ली मैच्योर या फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लस प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर एक रिफ्लेक्स को जनरेट करते हैं जिसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आई रिपीट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसकी मदद से फीमेल की बॉडी में ऐसे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है यूट्रस में कि भैया अब कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि तुम बॉडी से बाहर निकलो। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एक हार्मोन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, वो इस सिचुएशन को ठहरा के रखे हुए था। यूट्रस के अंदर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने दे रहा था, उसको रिलैक्स रख रहा था। उस हार्मोन का नाम बेटा क्या था? उसका नाम था प्रोजेस्टेरॉन। P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा था, वो अवॉइड कर रहा था, यह स्टॉप कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन वेयर इन द यूट्रस। और यूट्रस में भी कहा, यूट्रस में 3 लेयर हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में, क्योंकि मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स हैं। जब मैंने आपको इंसेमिनेशन बताया था, तो मेल के सीमन से जो सेमिनल प्लाज्मा था, उसके अंदर एक बहुत खास केमिकल प्रेजेंट था जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कह रहे थे, जो फीमेल के यूट्रस पे जैसे ही पड़ता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, एक सेक्शन क्रिएट करता है, तो स्पर्म्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उस जगह पे भी मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, और डिलीवरी के टाइम भी, पार्चुरेशन के टाइम भी मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, ये पूरी तरीके से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है मेरे बच्चों? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये क्या बला आ गई भाई, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म? बहुत आसान है। न्यूरो से आपको समझ में ही आ रहा होगा, नर्व सेल्स इन्वॉल्व होंगी, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम इन्वॉल्व होगा। एंडोक्राइन क्या होती हैं? वो ग्लैंड्स, वो ग्रंथियां हमारे शरीर में जो स्रावित करती हैं हार्मोन्स को, विच प्रोड्यूसेस
और रिलीजेस द हॉर्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं ताकि बच्चे की पैदाइश हो सके, उसकी पार्चुरेशन हो सके। अब ये चीज़ कैसे होगी, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस, इसके साथ साथ चलो इसको सेकंड मान लें, पहली चीज़ इन्वॉल्व है प्लेसेंटा। तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइट के नीचे लिखा है तो विजिबल होगा। प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस रिस्पॉन्सिबल हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस के लिए। आप लोग को कुछ समझ में ना आए कमेंट्स में लिखते रहिएगा, ठीक है, हम देख लेंगे जैसे कोई कमेंट आएगा। चैट ओपन कर लेते हैं। ओके, तो बेटा हम बात कर रहे थे प्लेसेंटा और ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ट्रिगर करेंगे, ये दोनों इनिशिएट करेंगे, इनिशिएशन का काम करेंगे। मदर का कोई रोल नहीं है, जो माँ है जिसकी बॉडी में ये बच्चा पल के 9 महीने का हो गया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है कि वो चाह रही कि यूट्रस से बाहर निकल जाए। ये बच्चा चाह रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ, मैं सफोकेट हो रहा हूँ, तो ये इनिशिएट करता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बार बार मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, भूलना आपको नहीं है। होता क्या है, ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होता है, ये अपने अंदर से इसकी जो, अब भैया इसके ऑर्गन्स बन चुके हैं, इसके अंदर एक ग्लैंड है जो इसकी किडनी पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जब बच्चा स्ट्रेस में आता है तभी उस एड्रीनल ग्लैंड से ये निकालता है बेटा DHEA, ये एक तरह का एंड्रोजन है, सिंपल भाषा में आप बोलो तो टेस्टोस्टेरोन निकालता है। अब वो चाहे फीमेल डॉटर हो, फीमेल फीटस हो, चाहे मेल हो, फीमेल में भी ट्रेसेस में टेस्टोस्टेरोन निकलता रहता है। DHEA ये एक तरह का एंड्रोजन है जो निकालता है, हम टेस्टोस्टेरोन सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं। इसके अलावा ये एक और हार्मोन निकालता है जब ये स्ट्रेस में होता है, उसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। ठीक, कॉर्टिसोल, हाँ कॉर्टिसोल निकालेगा और क्या निकालेगा, कुछ ठीक है बेटा, कॉर्टिसोल निकालेगा और ये DHEA हार्मोन निकालेगा जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कह रहे हैं। अब ये काम कर रहा है प्लेसेंटा के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा, तभी इसकी डिलीवरी हो पाएगी। दोनों आपस में सिंक्रोनस है, दोनों आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को जो है क्या बोलेंगे हम, फीडबैक्स दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे हैं, कन्वर्जन्स में हेल्प कर रहे हैं। ये टेस्टोस्टेरोन पहुंचेगा प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा इसको कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजन में। किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे बच्चों, एस्ट्रोजन में। यूट्रस को थोड़ा बड़ा बनाए तो यहीं पे पूरी चीजें डिटेल में समझा देंगे। ये वेजाइना है, ठीक है, तो मेरे बच्चों ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, अभी तक लेवल हमें ऊपर रखना था प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि हमको प्रेगनेंसी मेंटेन रखनी थी। अब लेवल किसका ऊंचा होने लगेगा, एस्ट्रोजन का। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को कम करता है। प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे। होता क्या है, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये एंडोमेट्रियम पे रिसेप्टर्स बना देता है, किसके, ऑक्सीटोसिन के। ठीक है भैया, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिलीज होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या एंड ऑफ द गेस्टेशन टाइम पे रिलीज होता है। तो कोई भी हार्मोन जब भी काम करेगा या उसी जगह पे काम करेगा जहाँ पे उसके रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर होने जरूरी है। रिसेप्टर के बिना ऑक्सीटोसिन अगर निकल भी रहा है मदर की बॉडी से तो एक्ट कहाँ करेगा, तो ये रिसेप्टर कौन बना रहा है, एस्ट्रोजन बना रहा है। ये एस्ट्रोजन आया कहाँ से, प्लेसेंटा ने से कन्वर्ट कर दिया, एंड्रोजन जो निकाल रहा था फुल्ली डेवलप्ड फीटस। होता क्या है कि जो हमारा ये एस्ट्रोजन बन के रिसेप्टर्स बनने लगे ना, साथ में कॉर्टिसोल निकला। कॉर्टिसोल निकलते ही हाइपोथैलेमस के पास मैसेज पहुंच जाता है भाई, न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पहुंच जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि भाई ठीक है, टाइम पूरा हो चुका है, बच्चे की बर्थ होने वाली है। ये बर्थ होती तो वैसे जनरली 9 मंथ्स पे है, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का है, यानी 40 वीक्स का। 40 वीक्स में +2 -2 का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, या तो 40 वीक में 2 हफ्ते कम में ही डिलीवरी हो जाती है या 2 हफ्ते ज़्यादा में भी डिलीवरी हो जाती है। एक्सेप्शन केसेस भी हैं जो 7th मंथ की प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, वो अलग बात है।
आपको ये पढ़ना है कि फुल्ली डेवलप फीटस की जो डिलीवरी होगी वो 40 वीक्स में +2 -2 में होगी, यानी कि या तो एग्जैक्ट 42 पे हो जाएगी, 40 वीक्स पे हो जाएगी, या 42 वीक्स पे हो सकती है, या 38 वीक्स पे भी हो सकती है। ठीक है, जब आप बहुत अच्छी बुक्स को रेफर करेंगे तो आपको 36 to 40 वीक्स के बीच में ये ड्यूरेशन, ये टाइमिंग दिखाई जाती है। एस्ट्रोजन ने रिसेप्टर बना दिया है, मैसेज पहुंच गया है किसके पास? मैसेज पहुंच गया है अब तुम्हारे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या था? मास्टर ग्लैंड, बप्पा है ये सारी ग्लैंड्स का। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये बप्पा है सारी ग्लैंड्स का। अब ये बेटा क्या करेगा? ये मैटरनल पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे होता है स्ट्रक्चर, एक इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट होता है। ये हम मान लेते हैं एंटीरियर पार्ट है और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। दोनों में फर्क समझ लो। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने आपको बताया ये मैटरनल पिट्यूटरी है, माँ की पिट्यूटरी जिसके पेट में बच्चा है। हाइपोथैलेमस एक मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बेटा अब तुम ऑक्सीटोसिन निकालो। होता क्या है, पोस्टीरियर पार्ट खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता है, हाइपोथैलेमस के बने हुए हार्मोन पोस्टीरियर में स्टोर रहते हैं। फिर जब हाइपोथैलेमस मैसेज देता है तो ये रिलीज करता है, और एंटीरियर क्या करता है? ये खुद बनाता है। जितने रिलीजिंग टाइप के हार्मोन्स आपने पढ़े थे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, PRL, कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो रिलीजिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस निकालता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, ये अपने हार्मोन खुद बनाती है। तो पोस्टीरियर बेसिकली स्टोर करती है हार्मोन्स को जो बनाए हैं हाइपोथैलेमस ने। किसने बनाए मेरे बच्चों? हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं। ये मैसेज पहुंचा किसके पास? पिट्यूटरी के पास। ये मैसेज पहुंचा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। मैटरनल पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज कर दिया मेरे बच्चों? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हुआ इधर कि फटाक से दो चीजें हो गई। पहली चीज तो मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ये एक तरह का मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी होता है। जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा, जिनके आप लोगों में जिनके फार्म्स हो या जिनके गांव में बहुत भैंस पली हो, तो कहते हैं भैंस का टीका लगा दिया। ठीक है, जो इंजेक्शन वो लगाते हैं ना, वो ऑक्सीटोसिन का ही होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क बाहर निकल आए। ठीक है, तो एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कैटल एक्सप्लॉयटेशन होता है, या बोल सकते हैं इसको एनिमल हस्बेंड्री एक्सप्लॉयटेशन, पता नहीं क्या इसका एग्जैक्ट नाम आप निकालेंगे। कुल मिला के एक्सप्लॉयटेशन होता है एनिमल का, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से मिल्क निकालते हैं। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहलाता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क फॉर्मिंग फिर कौन सा होगा? मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा होगा? वो प्रोलैक्टिन है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है, मिल्क इजेक्शन के लिए तुम्हारा ऑक्सीटोसिन है। अब भैया पिट्यूटरी ने बनाया, निकाला ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड पे, इसके साथ साथ ये ब्लड के रास्ते पहुंच जाएगा या न्यूरॉन्स के रास्ते पहुंच जाएगा। कहाँ? तुम्हारे एंडोमेट्रियम पे, जिसपे ऑलरेडी क्या बन चुके हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर किसने बना दिए थे? एस्ट्रोजन ने। अब क्या होगा? ये जैसे ही पहुंचेगा यूटेराइन वॉल पे, ये यूटेराइन वॉल पे करने लगेगा विगरस कॉन्ट्रैक्शन, दर्द उठेगा। इसी दर्द को लेबर कहते हैं, या लेबर पेन भी आपने सुना होगा, डिलीवरी से पहले वाला। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से। रिलैक्सेशन नहीं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फिर अपने आप रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। शुरू में तो ये देर का, आधे घंटे, कई बार 1 घंटे से ज़्यादा डिफरेंस पे होता है। फिर धीरे धीरे बिल्कुल जब एंड पीक ऑफ दी डिलीवरी टाइम आ जाता है तो 1 से 3 मिनट के बीच के टाइम में शुरू हो जाता है। अब ये वेरी भी करता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनका लेबर आधा घंटा भी नहीं चलता है, बस हुआ लेबर पेन, पहुँचे हॉस्पिटल, फटाक से डिलीवरी होगी। कुछ फीमेल्स होती है जिनका लेबर पेन 6-6 घंटे चलता है, कई बार एक पूरा दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाता है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। ठीक है, डिलीवरी होने का पेन और उसका ड्यूरेशन, पेन तो लगभग सेम ही होता है, ड्यूरेशन वेरी करता है। पेन इतना होता है कि आपको एक साथ आपके शरीर की 200 हड्डियों को तोड़ दिया जाए तो जितना दर्द आप महसूस करेंगे, इतना दर्द होता है किसी नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी में, जब बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है। 2 तरह की डिलीवरी आप पढ़ेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी, दूसरी सिजेरियन। सिजेरियन के भी बहुत टाइप हैं। ठीक है, सी कट सेक्शन ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा अप्लाइड है, पर आपको इतना डिटेल नहीं जाना है। आपको ये पता होना चाहिए सीजर होता है कि जब बच्चा इस बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर ना निकलकर यूट्रस को पेट के जरिए से काट के, मतलब पेट बोलते हैं, पेट पे चीरा लगा है, पेट पे नहीं, यूट्रस काट के बच्चे को निकाल लें। ठीक है, अदरवाइज ये बर्थ कैनाल है। बर्थ कैनाल ना भूलिएगा, ये सर्विकल कैनाल थी, ये वेजाइनल कैनाल थी। सर्विकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल ने मिलके क्या बनाया था?
बर्थ कैनाल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यही वो रास्ता है जहाँ से बच्चा बाहर आने वाला है। तो मेरे बच्चों ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट किया और किस पे एक्ट किया, यूट्राइन वॉल पे। यूट्राइन वॉल पे क्या हुआ, विगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, किसके ऊपर, मायोमेट्रियम के ऊपर, ठीक है। ये मायोमेट्रियम है, ये विगरसली क्या करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगा तो फीटस का सर कहाँ पे आ गया, ये नीचे उतर आया और ये आ गया यूट्रस पे, सॉरी सर्विक्स पे। और जैसे ही सर्विक्स पे प्रेशर क्रिएट करता है, सर्विक्स जो है स्ट्रेच हो जाता है। सर्विक्स स्ट्रेच होता है तो सर्विक्स पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ये स्ट्रेच होता है, ये फौरन एक मैसेज भेजता है ब्रेन को कि और ऑक्सीटोसिन निकालो। देखो बेटा, दो चीजें हैं, इसको आप समझिए। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कोई हार्मोन या कोई एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी को प्रमोट करे, कि इधर से कोई, ये मान लो जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हार्मोन, ठीक है। या फिर जब आपने उल्टा पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया था कि एक हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो खुद जाएगा अपने प्रोडक्शन को नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई बस करो बहुत हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक में किसी चीज़ के प्रोडक्शन को रोकते हैं, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में किसी चीज़ के प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बूम देते हैं कि भैया और चाहिए। समझ आ रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम में, विगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। कैसा कॉन्ट्रैक्शन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को कि भैया मुझे और ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन, ताकि कॉन्ट्रैक्शन जमाजम होते रहें और उस कॉन्ट्रैक्शन के जरिए बेबी बाहर आ जाए इस बर्थ कैनाल से, ठीक। लेकिन ये अकेले पॉसिबल नहीं है। जो पार्चुरेशन है ना, इसमें 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप कहलाता है डायलेशन। भाई जो ये बर्थ कैनाल है इसका डायलेट होना जरूरी है ना। ये जो सर्विक्स है ना, ये 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो जाता है पार्चुरेशन के टाइम। 10 सेंटीमीटर, अच्छी खासी जगह हो गई। इतना चौड़ा होने के लिए बहुत पेन होता है फीमेल की बॉडी में, तो ये 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है ताकि फीमेल की बॉडी से फीटस बाहर आ जाए। पार्चुरेशन के 3 स्टेप है, एक तो डायलेशन होगा, ठीक है, ताकि ये जो बर्थ कैनाल वाला रीजन है ये क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, बेबी आराम से बाहर आ जाए। बात समझ आ रही है। पहला होगा डायलेशन, दूसरा होता है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का भी मतलब होता है बेबी का बाहर आना। एक्सपल्शन का मतलब नहीं होता, एक्सपल्शन एक प्रोसेस, पार्चुरेशन का एक पार्ट है। पहला पार्ट है पार्चुरेशन में डायलेशन हो जाएगा तो बच्चे का बाहर आना है। बच्चे के बाहर आने के बाद होता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ एक तरह से प्लेसेंटा का दूसरा नाम है। पैदाइश के बाद उस प्लेसेंटा का क्या होगा, जो मदर की बॉडी से अभी भी अटैच है। बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ कैसे आएगा वो भी हम बताते हैं। रुको। पहला स्टेप हम शुरू तो हमने किया ही नहीं। डायलेशन जब तक नहीं होगा तो क्या बाकी प्रोसेस हो पाएगा, बच्चा बाहर आ पाएगा, सर्विक्स फैल पाएगा। तो डायलेशन का टाइम क्या होता है, ओवरी के पास जिस टाइम ये प्रोसेस शुरू हो गया, ऑक्सीडेशन से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, तो ओवरी उसी ड्यूरेशन में एक हार्मोन निकालती है जिस हार्मोन का नाम होता है रिलैक्सिन। ठीक है मेरे बच्चों, ये बिल्कुल पीक ऑफ दी पार्चुरेशन पे निकलता है रिलैक्सिन। ये क्या करता है, जो बर्थ कैनाल होती है उसको डायलेट कर देता है, उस रीजन को स्मूथ कर देता है ताकि वो आसानी से बिल्कुल एक्सपेंड हो जाए, ताकि बच्चा बाहर निकल आए। तो ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा मेरे बच्चों, रिलैक्सिन निकलेगा, जो बर्थ कैनाल को क्या करेगा, डायलेट। बर्थ कैनाल बोले तो सर्विकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल। इसका मतलब यहाँ पे रिलैक्सिन के भी रिसेप्टर्स होंगे। समझ आ रहा है। कोई भी हार्मोन जब ही काम करता है जब उसके रिसेप्टर किसी पर्टिकुलर जहाँ पे उसे एक्ट करना है वहाँ पे प्रेजेंट हैं या नहीं। मेरी बात समझ में आ गई। ओवरी रिलैक्सिन निकालेगा और ये सब कुछ सिंक्रोनस चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि एक प्रोसेस हो रहा है अगला इंतजार कर रहा है तुम हो जाओ तब हम होंगे। अगर एक साथ सारे जो है फीडबैक्स नहीं चलेंगे, सारे हार्मोन नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल जो है कंट्रीब्यूशन इनका नहीं होगा, तो बच्चे की बर्थ नहीं हो पाएगी। ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, बच्चा 9 महीने का हो गया, टाइम पूरा हो गया, ठीक है, डॉक्टर को पता है कि अब बच्चे का पूरे 40 वीक्स हो गए। पता कैसे करते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल, फीमेल से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा आखिरी पीरियड कब आया था, उस डेट से हम गिन लेते हैं 40 वीक कब खत्म होंगे, हम बता देते हैं भैया ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड डेट है। आप कभी किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें LMP या LNMP भी लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट नोटेड मेंस्ट्रुअल पीरियड। और एक चीज़ लिखी होती EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी।
किस दिन डिलीवरी होगी, हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से बता देते हैं कि ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। तो उससे हम पता लगा लेते हैं। तो भाई डॉक्टर के पास गए, पता चला नहीं इंड्यूस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बर्थ नहीं होगी तो बच्चा तो मर जाएगा, बच्चे को बर्थ भी कराना है। तब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उसके अंदर, आर्टिफिशियली नहीं, इंजेक्ट करते हैं हार्मोन ऑक्सीटोसिन एक्सटर्नली, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन फीमेल की बॉडी में जाएगा, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा, एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जमाजम शुरू हो जाएंगे। ये एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे पूरा प्रोसेस। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, बेबी नीचे चला जाएगा, बेबी का सर फट से कहाँ आएगा, सर्विक्स पे, सर्विक्स चौड़ा होगा, स्ट्रेस रिसेप्टर काम करेंगे, स्ट्रेस रिसेप्टर काम करेंगे, फिर ऑक्सीटोसिन से, पिट्यूटरी से कहेंगे ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन, लाओ लाओ लाओ, काम चलता रहेगा, ठीक। इस तरीके से भी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या चीज़ इसमें बताने वाली है, आर्टिफिशियली हमने इंजेक्ट करके करा लिया, बस इतना ही आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। अब क्या हुआ, रिलैक्सिन भी आ गया, ऑक्सीटोसिन भी आ गया, बच्चे की बर्थ हो गई। जब बच्चे की बर्थ जैसे ही होती है, बच्चा फीमेल की बॉडी से बाहर आता है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं, उससे अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कोई बेबी पैदा हो गया, ठीक है, ठीक, इसकी यहाँ पे अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड। डॉक्टर फटाक से नाभि के पास से अम्बिलिकल कॉर्ड पे क्लिप लगाते हैं और इसको खट से काट देते हैं, ये कनेक्शन कट जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड, बची हुई अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकल आती है फीमेल की बॉडी से। प्लेसेंटा भी लगभग 1 घंटे या आधे घंटे फीमेल की बॉडी में रहता है। अगर सिजेरियन ऑपरेशन है तो बच्चा निकाला, प्लेसेंटा भी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो पहले बच्चा निकल आया, एम्बिलिकल कॉर्ड निकल आई, प्लेसेंटा भी फीमेल के यूट्रस से अटैच है। 1 घंटे के बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं फीमेल की बॉडी में, उस कॉन्ट्रैक्शन से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद फीमेल की बॉडी को लगभग 40 डेज लग जाते हैं यूट्रस के शेप को वापस नॉर्मल करने में। उन 40 डेज तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है यूट्रस से, ठीक है। उन डेज में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है फीमेल की यूट्रस से। 40 डेज के बाद वो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। सिजेरियन और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है ये तो आप समझ गए हैं। अगर पहला बेबी नॉर्मल डिलीवरी हुई है पहले बेबी की, तो अगले में भी चांसेस है नॉर्मल हो सकते हैं या सिजेरियन भी हो सकता है। लेकिन अगर पहली सिजेरियन है तो अगली भी सिजेरियन ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। क्यों, यूट्रस कमज़ोर हो चुका होता है, कट लगा होता है, उसको उसका वुंड हील होने में टाइम लगता है, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स, अब तो गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम्स चला रही है। अगला चैप्टर यही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसके बारे में लोग बात करने में पता नहीं क्यों शर्माते हैं। शादी करते हैं बैंड बाजा बारात के साथ कि जा रहे हैं भाई हम दुल्हन लेने, क्यों दुल्हन ला रहे हैं, बच्चा पैदा कराएंगे, सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करेंगे, जो भी टर्म्स आप इसके लिए देना चाहें, बट दे फील अ टैबू इन डिस्कसिंग सच थिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं जिसका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ता है, ठीक है। वो क्या भ्रांतियाँ हैं वो हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्या नुकसान हैं, क्यों वो चीज़ें हमें नहीं छुपानी चाहिए, क्यों हमें अपनी सेक्सुअल जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भी उसी तरीके से सामने रख। इट क्रिएट्स अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। बाकायदा WHO ने इस पर काफ़ी काम किया है। इंडिया में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। चले भाई, पार्चुरेशन समझ में आ गया, एनी डाउट ऑनलाइन? पार्चुरेशन समझ में आ गया है तो हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, लैक्टेशन। वेयर इज माय डस्टर? Write down yes or no if you have understood the chapter topic. Sorry, जल्दी 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 बताइए बेटा। स्क्रीनशॉट लेके ना आप लोग ऐसा चार्ट बना लीजिएगा तो आपको इतना आसान हो जाएगा कि एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, किस सिचुएशन में डॉक्टर्स जो है सिजेरियन के लिए जो है, देखो अब तो वॉलेंट्री हो गया, फीमेल भी इतना लंबा लेबर पेन नहीं झेलना चाहती है, उसको पता है 40 वीक मेरा टाइम है, तो वो अपने टाइम पे पहुंच जाती है और डॉक्टर वो अपने दोनों की ना आपस में सहमति से सिजेरियन करा लेती है और बच्चा लेके घर चली आती है, ठीक। फॉरन नहीं, इट टुक टाइम ऑफ 7 to 15 डेज, तो वो तो एक म्यूचुअल हो गया। लेकिन डॉक्टर कब सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको सीजर कराना चाहिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, जब कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है डिलीवरी में, जैसे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये बच्चे के शोल्डर में गले में फंस जाए, फंदा सा पड़ जाए, या फिर जो बेबी है ना फीमेल की बॉडी में अपसाइड डाउन हो जाए, हेड रीजन उसका ना आ रहा हो सर्विक्स की तरफ, लेग रीजन आ रहा हो, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, सिजेरियन हो जाते हैं। एंड डॉक्टर डोंट टेक मच टाइम इन दैट, ठीक है, बिकॉज इट मे बी लीथल और जानलेवा टू द प्रेग्नेंट वीमेन और टू द मैटरनल
नॉट मैटरनल, टू द मदर। ठीक है, अगला टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है बेटा? अगर हम लैक्टेशन की बात करें तो वैसे तो सीधे सीधे हम इसको कहते हैं ये प्रोसेस है मिल्क सिक्रीशन का, ठीक है, जो कि मेंटेन होगा फीमेल की बॉडी में और स्टोर भी होता है थोड़े समय के लिए, ठीक है। साथ साथ क्या होता है, इजेक्ट भी होता है, बाहर भी आता है ताकि बच्चा उसे फीड कर सके। मिल्क का बनना, स्टोर होना, निकलना ही लैक्टेशन है। बेसिकली ये एक जो है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, सोर्स ऑफ ग्रोथ है उस नियोनेट के लिए, उस नवजात शिशु के लिए जो अभी पैदा हुआ है। अब इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, जो फर्स्ट मिल्क आता है फीमेल का वो येलोइश कलर का होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। बहुत से लोग, पुरानी सोच के लोग या पुराने लोग कहते थे कि ये, पुराने के आज भी लोग कहते हैं जिनको नहीं प्रॉपर अवेयरनेस है, कि ये गंदा दूध है, इसको फेंक दो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड जो तुम्हारा इंजेक्शन हो रहा है मिल्क का उसको फेंक दो, येलोइश इन कलर है। बल्कि वो हाईली न्यूट्रिटिव है, हाईली प्रोटेक्टिव है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं। आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर प्रेफरिंग द फॉर्मूला मिल्क or that lactogen type of materials. I shouldn't take the name, but artificial foods जो बच्चों के लिए आ रहे हैं, chemical foods, instead of giving their own milk. Why they are doing this? It is really wrong because a child has born to have the nutrition from the mother. ठीक है, इसीलिए नेचर ने उसको ये जो है फिनोमेना उसकी बॉडी में रखा है। ज़रूरत ना होती तो रखता ही ना नेचर, ठीक है। तो लैक्टेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मिल्क सिक्रीशन इज इनिशिएटेड, मेंटेन्ड एंड इजेक्टेड, सिक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, इन द फीमेल्स बॉडी, एंड इट इज़ अ फूड फॉर न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। अब इसमें बस आपको दो चीज़ें पढ़नी है, दो हार्मोन्स पढ़ने जो इन्वॉल्व है लैक्टेशन में। दो हार्मोन वो कौन कौन से हैं? एक तो मेरा बच्चा प्रोलैक्टिन है, दूसरा हार्मोन तुम्हारा कौन सा है जो अभी मैं पढ़ा रहा था, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मेमोरी ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर मैं इससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप सब देख लीजिएगा। लोब्स क्या है, लोब्यूल्स क्या है, डक्ट क्या है, कितने लोब्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड में? 10 से 15, ठीक है। सारी चीज़ें आप दोबारा से देखिएगा, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है। प्रोलैक्टिन का बेटा काम होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ये काम क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। और जबकि ऑक्सीटोसिन इजेक्शन या इजेक्टिंग ऑफ मिल्क में काम करता है। जो मिल्क सिंथेसाइज होगा फीमेल की बॉडी में वो प्रोलैक्टिन की वजह से बनेगा, और बॉडी से बाहर कैसे आएगा? ऑक्सीटोसिन की वजह से बाहर आएगा। क्या होता है जब फीमेल बर्थ देती है एक बच्चे को, तो उसके अंदर हार्मोनल बहुत सारा सर्ज होता है, इवन प्रेगनेंसी के टाइम से शुरू हो जाता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो जैसे कोई छोटा सा बच्चा, उसका पैदा हुआ बच्चा रोता है ना, तो दैट ट्रिगर्स मदर्स इमोशंस, और उसके अंदर ऐसा हार्मोन निकलने लगता है फटाफट, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, और वो मिल्क प्रोड्यूस भी करने लगती है और इजेक्ट भी करने लगती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई this skin to skin connection of mother and fetus is also considered to be very important for development of emotional connect, ठीक है। ये जो मदर होती है ना, फादर से 1000 टाइम्स कनेक्ट होती है चाइल्ड से। 1000 क्या, मैं तो कहूँगा lakhs टाइम। ऐसा नहीं बाप प्यार नहीं करता, पेरेंट्स में दोनों ही प्यार करते हैं, लेकिन फादर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। उसने एक स्पर्म डोनेट कर दिया, दे दिया फर्टिलाइज करने के लिए, उसके बाद उसका रोल खत्म। ऐसा तो नहीं उसके अंदर रोज आज बहुत टेस्टोस्टेरोन आ गया, ये प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोलैक्टिन, ये ऑक्सीटोसिन, कुछ नहीं। वो तो आराम से बैठा है, ठीक है, पबजी खेल रहा है। मदर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट इज वाई शी फील्स अ लॉट ऑफ कनेक्शन। तो जो ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ तुम्हारा प्रोलैक्टिन होता है ना, इसका एक बेनिफिट भी है, वो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ोगे। ये निगेटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को। अगर ये निगेटिव फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस पे, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? जीएनआरएच को नहीं रिलीज करेगा। अगर जीएनआरएच नहीं रिलीज होगा तो एलएच भी रिलीज नहीं होगा और एफएसएच भी रिलीज नहीं होगा। एलएच और एफएसएच अगर रिलीज नहीं होंगे तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, पीरियड्स भी नहीं होंगे। इस पूरे टाइम को बोलते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिया। अमीनोरिया का ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। मिनोरिया मतलब मेंसेस, पीरियड्स, ठीक है। तो जब तक कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेशन पीरियड में रहती है, तब तक उसके पीरियड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है बहुत
अच्छे अमाउंट में बन रहा है, वो प्रोलैक्टिन निगेटिव फीडबैक भेज रहा है जीएनआरएच को। जीएनआरएच मतलब हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को बनने ही नहीं दे रहा है। जब जीएनआरएच रिलीज ही नहीं होगा तो एलएच और एफएसएच का आने का कोई सवाल ही नहीं है। एलएच एफएसएच नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल गई खड्डे में, ठीक है। और जो ये लैक्टेशनल अमीनोरिया है, मैं लिख देता हूँ, लैक्टेशनल अमीनोरिया फीडबैक की वजह से कॉज होगा लैक्टेशनल अमीनोरिया। ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं प्रेगनेंसी ना हो। वो क्या करते हैं, वो इस पीरियड में विदाउट एनी प्रिकॉशन, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है मेंसेस नहीं हो रहे हैं जब फीमेल जो है हाई प्रोलैक्टिन पे है, ठीक है, बच्चे को फीड करा रही है, ठीक है। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं, इंसान की पैदाइश, जानवर की पैदाइश, हर एक मखलूक की पैदाइश, जो भी पैदा हुए हैं उन सब की पैदाइश हुई है दो चीज़ों के लिए, सक्सेसफुल फीडिंग, सक्सेसफुल ब्रीडिंग। खाना मिल जाए और बच्चे पैदा कर लें। ये तो इंसानों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतनी रिसर्च, इतनी पढ़ाई, घर, दुनिया, बुर्ज खलीफा, जाने क्या क्या बना डाला, तो हमारी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं। अब हम कहते हैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, यू नो, आई वांट टू बी सिंगल इन माय लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है, समझ आ रहा है? नेचर ने मैं ऐसा बनाया कि बच्चे पैदा करो, समझ आ रहा है? खाना खाओ, बच्चे पैदा करो, बस यही तुम्हारा काम है। बायोलॉजी ने हमें इस तरह से, हमें पढ़ना है इस तरीके से कि यही ज़िंदगी है। लेकिन हम लोग सभ्य लोग हैं, सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है, तो हमारा सिर्फ ये पर्पज़ नहीं है, ठीक है, कि बस खाएं और बच्चे पैदा करें, ये तो जानवर करेंगे। हम लोग सोशल एनिमल हो गए, थोड़े से इवॉल्व एनिमल हो गए, तो हमारा पर्पस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का होगा वो इज़ नॉट ऑलवेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस, ठीक है। अब वो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन के साथ साथ सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल अर्ज को दूर करने के लिए भी होगा। तो उसमें हर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में हम क्या करेंगे, सीमन रिलीज नहीं कर देंगे, हम रोकेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकेंगे, या फीमेल के जो यूट्रस है उसको ऐसा मीडियम बना देंगे कि स्पर्म की फर्टिलिटी खत्म हो जाए। अगले चैप्टर में सब आपको पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हालांकि मुझे लगता है उस चैप्टर का नाम होना चाहिए था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है, मगर सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया है। कहने से मतलब मेरे कहने का ये, लैक्टेशनल अमीनोरिया इज अ काइंड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अकर, then there is no chance of pregnancy. But in some cases when prolactin is not in much amount, if this is released then there is a chance of pregnancy. तो it is not full proof, ठीक है। अब एक चीज़, छोटा सा टॉपिक अलग से मैं पढ़ा दूँ, हालांकि वो इसी का है लैक्टेशन का, वो है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है बेटा, कोलोस्ट्रम अलग से तुम्हें पढ़ना है हर कंपटीशन में। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, पार्चुरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कोलोस्ट्रम का वर्ड काफ़ी सुनने में आ जाता है। ये बेटा क्या होता है, कई सारी इसकी बातें स्टेप में समझो। पहली चीज़ तो ये फर्स्ट मिल्क है, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ फीमेल की बॉडी से जो पहला मिल्क निकला, अब ऐसा नहीं कि उसी वक्त निकला है, बच्चा पैदा हुआ मिल्क निकल आया, हो सकता है उसी वक्त आ जाए, हो सकता है अगले दिन आए, हो सकता है 3-4 दिन बाद आए, ठीक, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में इतना हार्मोन सर्ज है कि अगर इम्बैलेंस हुआ तो 1-2 दिन भी लग सकते हैं, अदरवाइज उसी वक्त भी आ सकता है। फर्स्ट मिल्क जो फीमेल की बॉडी से आता है, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। बात समझ आ रही है? ये कोलोस्ट्रम ना बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है। न्यूट्रिटिव बोले तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, जो 9 महीने का समय था जिसे हम कह रहे थे गेस्टेशन पीरियड, उसमें मदर की बॉडी से एक इम्यूनोग्लोबिन IgG, हालांकि तुम्हें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, फिर भी मैं बता दूं, 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgD, IgE, IgM, IgA, IgG, ठीक है। IgG फीमेल की बॉडी से जाती रहती है फीटस में, लेकिन जब उसकी पैदाइश हो जाती है तो कोलोस्ट्रम में आ जाता है IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। ये पैसिव इम्यूनिटी देता है बच्चे को। भाई जो बच्चा पैदा हुआ अभी तक तो माँ के वोम में था, कोई उसका नेचर से कनेक्ट नहीं था, ठीक है, तो उसको डिसीज से भी माँ बचा रही थी, एक बैरियर बना हुआ था बिटवीन दी मदर एंड चाइल्ड कि अच्छी चीज़ें जाएंगी, कुछ गड़बड़ चीज़ नहीं जाएगी। लेकिन अब वो दुनिया में आ चुका है, दुनिया तो कितनी क्रूएल है तुमको पता है, तो यहाँ पे तो उसको खतरा है, तो इस खतरे से बचाने के लिए उसको चाहिए इम्यूनिटी, ठीक है। उसकी अपनी जो पैदाइश से एक खुद की इम्यूनिटी होगी जिसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और इम्यूनिटी अच्छी हो जाए तो कोलोस्ट्रम में उसको मिलता है IgA। क्या मिलता है मेरे बच्चों?
IgA जो कि एक एंटीबॉडी बनाएगा, जो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगा, और अगर एंटीबॉडीज आ गई तो मतलब क्या हो गया कि वो इम्यून हो गया, तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ गई। बात समझ आई? कोलेस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मिल्क है जिसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, जिससे एंटीबॉडी बनेगी, जिससे पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी चाइल्ड की जो पैदा हुआ है। ठीक है, और एक दो क्वालिटीज समझ लो। जो कोलेस्ट्रम होता है ये लो इन फैट होता है बट हाई इन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें फैट ज़्यादा नहीं होता पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी समझते चलो। पार्चुरेशन हुआ था, जो बच्चा पैदा हुआ था ना, उसने अभी तक रेस्पिरेशन नहीं किया था। बेटा ये याद रखना, प्रेगनेंसी में सबसे पहले 1 महीने में हार्ट बन गया था। सबसे पहला सिस्टम कौन सा एक्टिव हो गया था? सर्कुलेटरी। ठीक है, सबसे लास्ट वो पैदाइश के बाद जैसे ही बच्चा मदर की बॉडी से आएगा वो शुरू होगा ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है, बच्चा रोता है तो उसके लंग्स एक्सपेंड होते हैं, अंदर एयर जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो मदर की बॉडी में था, तब तक उसने सांस नहीं ली थी। ठीक है, पैदाइश के बाद सांस लेगा। ठीक है, बता दिया मैंने, मैं भूल गया था शायद से, पहले छूट गया था ये बात। ठीक है, इसके अलावा हाई इन प्रोटीन होगा, प्लस इसकी पहचान क्या है? कोलेस्ट्रम है। पहचान क्या मतलब? एक तो येलोइश इन कलर होगा, लिखा नहीं है मैंने। कोलेस्ट्रम बेटा होगा येलो इन कलर। येलो के साथ साथ बहुत स्टिकी होता है। अगर आप कभी कोलेस्ट्रम को हाथ में लें और ऐसे यूं करें तो बहुत स्टिकी होगा। आप कोलेस्ट्रम देख सकते हैं गोट का। आपके एरिया में अगर कभी गोट किसी बच्चे को जन्म दे तो आप उसका फर्स्ट मिल्क लें, उसको ऐसे यूं करें और ऐसे यूं करें, तो जैसे फेविकोल की कंसिस्टेंसी होती है उससे थोड़ा कम, वो तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, वैसी कंसिस्टेंसी मिलती है कोलेस्ट्रम में। ठीक है, फर्स्ट येलो। अच्छा, गाँव में लोग ये भी करते हैं, गोट होती है या बेफेलोज होती है, काऊ होती है, तो उसका भी फर्स्ट मिल्क डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको पता नहीं होता ये कितना न्यूट्रिटिव है। ठीक है, अगली चीज़ जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि एनर्जी, इसमें एनर्जी गिविंग क्या है। भाई फैट कम है, फैट ज़्यादा होता तो हम कहते हैं भाई फैट है मतलब शुगर है, मतलब ग्लाइकोजन है। तो इसके पास होता है लैक्टोज शुगर। इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर। ठीक है, फीमेल कोलेस्ट्रम हैज लैक्टोज शुगर। दिस इज ऑल अबाउट लैक्टेशन। चैप्टर 3 इज फिनिश्ड। ठीक है, फाइनली हमने इस चैप्टर को डिलीवर कर दिया विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिलीवरी और पार्चुरेशन। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, सीक्वेंशियली अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वैसे बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने रैंडम वर्ड ले लिया आपके सामने, सिंथेसिस और इजेक्शन। तो अगर आपको सिंथेसिस का मतलब ही नहीं पता है, इजेक्शन का मतलब ही नहीं पता है, तो पढ़ना बेकार है। इसी तरीके से पूरे लेक्चर में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट होंगी, तो सारी वीडियोस चाहे मेरी चाहे जिसकी भी आप देख रहे हो, शुरू से लास्ट तक देखें, एक कनेक्ट बनता है। ठीक है, NCERT इज़ बैकबोन ऑफ नीट, लेकिन NCERT कोडेड है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको डिकोड करना है, उसमें जितने भी दिए हुए टर्म्स हैं उससे क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स पढ़िए, वीडियोस के साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करिए, डायग्रामेटिक प्रैक्टिस बहुत करिए। डायग्राम्स NCERT के हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस करिए। अब मैं बहुत जल्द मिलूंगा अपने अगले चैप्टर के साथ, यूनिट 1 का, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टिल देन keep watching my videos, like it, share it to your friend and ask them to subscribe, because everybody wants to grow. I too wants to grow. I'm working hard for my channel and I believe you are liking my videos. Thank you everyone for watching the lecture.